हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 का पार्ट 4। ठीक है, आज ये लास्ट क्लास होने वाली है इस चैप्टर की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, सेल्फ रिपोर्ट्स के बारे में, या सेल्फ रिपोर्ट्स मेजर्स क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स क्या होते हैं। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल को लिया जाएगा, किसी भी क्या पर्सन को लिया जाएगा, और उसके थ्रू या उसकी क्या ली जाएगी, आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी उसकी फीलिंग्स के बारे में या उसके थॉट्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में, और किसके थ्रू, एज ए रेटिंग स्केल्स के थ्रू। ठीक है, these responses are accepted at face value, code, quantitative and interpreted based on established norms। जो norms तय किए गए हैं, जो टेस्ट में नॉर्म्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसके रिस्पॉन्सेज को क्या रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे देखिए, तो सबसे पहले हम कौन से टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ मेजर में या सेल्फ रिपोर्ट मेजर में सबसे पहला टेस्ट कौन सा आता है, MMPI। अब ये MMPI क्या होता है, द मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो इस टेस्ट में क्या होता है देखेंगे, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये डेवलप किया गया है हाथअवे और मैकेलने के द्वारा। और इसने इस जो ये टेस्ट है, ये किस लिए यूज किया, एज ए डायग्नोसिस के लिए यूज किया है। दिस इन्वेंटरी इज हाईली इफेक्टिव एट आइडेंटिफाई वेरियस फॉर्म ऑफ साइकोपैथोलॉजी। और किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरियस फॉर्म्स को, किस चीज के, साइकोपैथोलॉजी के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, द टेस्ट कंसिस्ट 567 स्टेटमेंट्स दैट द सब्जेक्ट जजेस एज देयर ट्रू और फॉल्स। इस टेस्ट में क्या रहेगा कि आपको 567 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और आपको उसका क्या आंसर करना है, सिर्फ दो चीजों में, या तो आपको ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 सब स्केल। कितने सब स्केल्स में बांटा गया है इसको, 10 सब स्केल्स में बांटा गया है। यूज टू डायग्नोस कंडीशन सच एज hypochondriasis, डिप्रेशन, हाइस्टीरिया, साइकोपैथेटिक डेविएट, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, पैरानोइया, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन। ये जो सभी क्या है, डिप्रेशन हो गया या मेनिया हो गया, इनके बारे में क्या डायग्नोस करने के लिए कितने सब स्केल्स में बांटा गया है, 10 सब स्केल्स में बांटा गया। और कितनी स्टेटमेंट्स रहेगी टोटल, 567। और आपको सिर्फ किस में आंसर करना है, ट्रू और फॉल्स में। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि इंडिया में भी क्या इस टेस्ट का यूज किया गया है। तो इंडिया में कहाँ यूज किया गया, द जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे कि ये MMPI है, वैसे ही इंडिया में कौन सी है, JMPI was developed based on MMPI। ठीक है, अब देखेंगे जैसे मैंने बताया ना कि क्या 567 स्टेटमेंट्स रहेगी और 10 सब स्केल्स रहेंगे, तो वो इस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मल्टी स्पेसिफियर्स हो गए, एग्रेशन के बारे में क्वेश्चंस होंगे आपसे पूछे जाएंगे, एक्टिवेशन के बारे में, फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइनस के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप के क्या रहेंगे, वो आपके सब स्केल्स रहेंगे। अब अगली देखिए कौन सी है, आइसिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर। इसे क्या बोलते हैं, EPQ भी बोला जाता है। अब इस टेस्ट के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ये पहले जानिए कि डेवलप किसके द्वारा की गई है, HJ आइसिंग के द्वारा। ठीक है, दिस टेस्ट मेजर्स ब्रॉड बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के दो डायमेंशन को मेजर करता है, बायोलॉजिकल और जेनेटिकल। अब देखिए, इट इनिशियली असेस 2 डायमेंशन। सबसे पहले कौन कौन से आते हैं, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्जन, एंड दूसरा डायमेंशन कौन सा होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। पहले थे 2, इसके बाद क्या इसे इंक्रीज करके कितने अब डायमेंशन कर दिए गए हैं, 3 डायमेंशन कर दिए गए हैं।
तो ये जो दो डायमेंशन थे इसमें कितने, यूजिंग 32 ट्रेट्स, इन दो डायमेंशंस में कितने 32 ट्रेट्स का यूज किया जाता था। ठीक है, और जो मैंने बताया कि थर्ड डायमेंशन है जो बाद में एड ऑन किया गया वो कौन सा है, साइकोटिज्म। ठीक है, द साइकोटिज्म डायमेंशन रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ फीलिंग्स फॉर अदर। अब ये साइकोटिज्म में क्या होता है, या ये जो डायमेंशन इसमें क्या फीलिंग्स क्या रहती है, लैक ऑफ फीलिंग्स रहती है दूसरों के लिए, a tough manner of interaction and a tendency to defy social convention। मतलब कि वो क्या रहेगा, इंटरेक्शन करने में सोसाइटी से या किसी भी इंडिविजुअल से क्या रहेगा, दूर रहेगा और इंटरेक्शन करने से बचेगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ए पर्सन स्कोरिंग हाई ऑन द साइकोटिज्म डायमेंशन टेंड्स टू बी इगोसेंट्रिक, हॉस्टाइल एंड एंटी सोशल। एंटी सोशल का मतलब वही है कि वो क्या सोसाइटी में घुल मिलकर नहीं चलेगा या सोसाइटी से दूर रहने की कोशिश करेगा। साइकोटिज्म में बताया ना मैंने, क्या दूसरों की फीलिंग्स को क्या वो नहीं समझेगा। तो अगर क्या आप साइकोटिज्म डायमेंशन में जो आपका टेस्ट लिया गया आइसिंग के द्वारा क्वेश्चनेयर में, अगर आप उस टेस्ट में क्या कर रहे हैं, हाई स्कोर कर रहे हैं कौन से डायमेंशन में, साइकोटिज्म डायमेंशन में, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि आप क्या है, ईगोसेंट्रिक है, होस्टाइल है, अकेला रहना पसंद करते हैं, और क्या है, एंटी सोशल है। ठीक है, तो ये जो आइसिंग का क्वेश्चनर रहता है वो इस टाइप का रहता है कि जैसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और सामने यस और नो पूछा जाएगा, डू यू हैव मैनी डिफरेंट हॉबीज, आपको यस और नो आंसर करना है, आर यू अ टॉकेटिव पर्सन, आपको यस और नो करना है। तो इस टाइप के क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्वेश्चनर में। अब अगला देखिए कौन सा है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। इसे क्या बोला जाता है, 16 पीएफ भी बोला जाता है, आपने सुना भी होगा। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है 16 पीएफ, ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा, रेमंड कैटल के द्वारा। और अब इस टेस्ट में क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, दिस टेस्ट आइडेंटिफाइज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। क्या पर्सनैलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, या इसके द्वारा हम आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। और किस मेथड के द्वारा, फैक्टर एनालिसिस के द्वारा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इट प्रेजेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। इस टेस्ट में या इस क्वेश्चनर में कैसे स्टेटमेंट रहेंगी, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स रहेगी, एंड द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या कि आपको क्या दी जाएगी, एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको क्या उसमें कुछ अल्टरनेटिव्स को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है, बिकॉज इट आइडेंटिफाइज प्राइमरी सोर्स स्टेट्स इट इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर कैरियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन एंड ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग। अब जो ये क्वेश्चनएयर है कौन सा 16 पीएफ, ठीक है, ये किस चीज में यूजफुल हो सकता है, ये यूजफुल होता है किस चीज में, कैरियर गाइडेंस। मतलब कि इसके थ्रू क्या कि बच्चा आगे फ्यूचर में जाकर कौन सा कैरियर चूज करना चाहता है या किस में इंटरेस्ट दिखाएगा उसके बारे में जान सकते हैं। आपका वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, कि वोकेशनल एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जैसे आपने 10th के बाद क्या लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स लेनी है, बच्चा साइंस लेगा या वोकेशनल लेगा तो वो उससे रिलेटेड रहेगी, या ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग कि कौन सा ऑक्यूपेशन बच्चा या स्टूडेंट या कोई अडल्ट लेना चाहता है। ठीक है, ये दोनों के लिए क्या रहेगा, ये टेस्ट जो है 16 पीएफ ये यूजफुल रहेगा, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो चाहे कोई अडल्ट हो। तो जैसे कि व्हाट आर द पर्सनैलिटी फैक्टर्स, जैसे कि वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इस टाइप के होते हैं कि वार्म से रिलेटेड होंगे, रीजनिंग, डोमिनेंस, लिविंग। ठीक है, इस टाइप के क्या रहते हैं, इसमें फैक्टर्स दिए जाते हैं 16 पीएफ में। अब देखिए ये 16 पीएफ का क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें, ऐसे सिर्फ यस और नो नहीं, इस टाइप के 3 ऑप्शन दिए जाते हैं एक क्वेश्चन के, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक चूज करना पड़ेगा। अब कुछ क्या लिमिटेशन देखिए किसकी, सेल्फ रिपोर्ट की क्या कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले क्या है,
When interpreting these measures, psychologists must be aware of potential bias that can affect reliability. क्या जो साइकोलॉजिस्ट है, जो टेस्ट लेने वाला है, अगर वो क्या हो जाए, बायस हो जाए, तो किस चीज पर फर्क पड़ता है? रिलायबिलिटी पर क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही तो इसमें दो लिमिटेशन दे रखी हैं सेल्फ रिपोर्ट की। सबसे पहले कौन सी है? सोशल डिजायरेबिलिटी। अब ये सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होता है? इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उनका आंसर एज ए कैसे दे रहे हैं कि जो आप आंसर दें वो किसके अकॉर्डिंग हो? सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि आप जो चाहते हैं या आपका जो मन चाह रहा है वो आप क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। इसकी जगह जो सोसाइटी ठीक मानती है उस पर क्या कर रहे हैं आप, हाँ या ना कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, कोई चोर है, ठीक है, और उससे पूछा जाए कि चोरी करना ठीक है या नहीं है, तो वो क्या करेगा? चोर भी क्या करेगा? कहेगा नहीं नहीं, चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में क्या माना गया है कि चोरी क्या है, एक गलत चीज है। तो सोशल डिजायरेबिलिटी क्या हो जाती है? जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, बायस हो जाता है। कैसे कि पर्सन खुद के अकॉर्डिंग आंसर ना करके सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, आंसर कर देता है। जैसे कि द रिस्पोंडेंट में एंडोजर आइटम्स इन वे दैट मेक्स देम अपीयर मोर सोशली फेवरेबल। क्या कि वो क्वेश्चंस का आंसर देगा, वो टिक करेगा जो क्या हो, सोशली फेवरेबल हो। अगला देखिए क्या है, एक्विसाइंस द टेंडेंसी for a subject to agree with items or question regardless of their actual content, often manifesting as a habit of saying yes. अब ये क्या है कि इसमें क्या करता है, सब्जेक्ट एग्री करता है हर एक क्वेश्चन से, मतलब कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसके सामने जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो सभी का क्या करेगा, यस आंसर करेगा। हाँ, यस यस ही होना चाहिए सर, इसका भी क्या यस ही होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स पढ़ा। अब सेकंड क्या होने वाला है, सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी assessment designed to uncover unconscious motives, feelings and conflicts। सबसे पहले क्या है कि पर्सनैलिटी का असेसमेंट करने के लिए है क्या, प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिसमें हम किसके बारे में पता करेंगे, हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स के बारे में पता करेंगे, हमारी फीलिंग्स के बारे में पता करेंगे, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बारे में पता करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले टेस्ट कौन सा, द रोसेक इन ब्लॉक टेस्ट। अभी ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये टेस्ट हरमन रोसेक के द्वारा। दिस टेस्ट यूटिलाइज 10 सिमेट्रिकल इंक ब्लॉक्स। कितने आते हैं इसमें, 10 इंक ब्लॉक्स आते हैं। 5 ब्लैक रहेंगे, 5 ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगे, 2 विद रेड एंड 3 विद पेस्टल कलर्स। सिर्फ कितने कार्ड्स आते हैं इसमें, 10 इंक ब्लॉक्स आते हैं। द सब्जेक्ट इज शोन द कार्ड एंड आस्क्ड व्हाट दे सी इन ईच ब्लॉक। क्या सबसे पहले क्या होगा कि पर्सन को, किसी भी पर्सन को या इंडिविजुअल्स को वो क्या दिखाए जाएंगे, कार्ड्स दिखाए जाएंगे, और उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए इस टाइप के होते हैं वो इंक ब्लॉट्स जो इस टेस्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक के हो गए, व्हाइट के हो गए, या डिफरेंट कलर्स के हो गए, लेकिन होते कितने हैं, सिर्फ ओनली 10 यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कार्ड्स शो किए जाएंगे और फिर उनके बारे में पूछा जाएगा। अ डिटेल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय आस्किंग द सब्जेक्ट टू एक्सप्लेन वेयर, हाउ और व्हाट बेसिस देयर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वाज मेड। अगर उन्होंने बोला कि हमें क्या दिख रहा है, इस इंक ब्लॉट में टाइगर दिख रहा है, तो उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, और किन बेसिस पे आपने ये रिस्पॉन्स किया। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज। जो भी साइकोलॉजिस्ट इस टेस्ट का यूज कर रहा है पर्सनैलिटी के फैक्टर्स को जानने के लिए, उसको क्या एक बहुत
एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि वो क्या, जिस भी इंडिविजुअल के का टेस्ट ले रहा है उसके रिस्पॉन्सेज को अच्छे से समझ सके। अगला टेस्ट देखिए कौन सा है, द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा डेवलप किया गया है। दिस टेस्ट इज स्लाइटली मोर स्ट्रक्चर्ड देन द इंक ब्लॉक टेस्ट। ये क्या है, जो पहले टेस्ट हमने पढ़ा रोसेक का इंक ब्लॉक टेस्ट, इससे क्या ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। उसमें कितने थे, 10 थे ना, तो अब इसमें कितने आ गए हैं, 30। इसमें 30 कार्ड्स आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स कार्ड डिपिक्टिंग पीपल इन वेरियस सिचुएशन एंड वन ब्लैंक कार्ड। एक ब्लैंक कार्ड भी होता है इसमें 30 कार्ड्स में। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, द सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड with cards one at a time and asks to tell a story about the situation। क्या कि एक टाइम पे एक ही कार्ड दिखाया जाएगा पर्सन को, और उसमें पूछा जाएगा कि क्या सिचुएशन या क्या स्टोरी आप इसके बारे में बताना चाहेंगे। पर जो पहले था रोसेक वाला इंक ब्लॉक टेक्स्ट था, उसमें 10 के 10 कार्ड्स क्या एक साथ दिखाए जाते हैं। Describe what lead up to the situation, what is happening at the moment, what will happen in the future and the thoughts and feelings of the character। उस जो कार्ड दिखाया जाएगा ना, एक कार्ड जो दिखाया जाएगा उसके बारे में एवरी डिटेल पूछी जाएगी आपसे, कि क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि प्रेजेंट में क्या है, ठीक है, और फिलहाल जो आपने कैरेक्टर बताया वो इसके बारे में उसकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या होंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, there are specific variation of the test modified for children the age and an immediate adaptation by उमा चौधरी। किसके द्वारा, उमा चौधरी के द्वारा क्या मॉडिफाई किया गया है टेस्ट को, चिल्ड्रंस के लिए या एज के लिए, मतलब डिफरेंट एज के लिए और इंडियन एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप का क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया कि 30 होते हैं, तो इस टाइप के रहते हैं। जैसे कि पहले ये कार्ड दिखाया, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताएं बच्चा क्या कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या होंगी, आगे जाके क्या कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्या दिखाए जाते हैं, कार्ड्स दिखाए जाते हैं। थर्ड टेस्ट देखिए कौन सा है, रोजनस्वाइग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। इसको क्या बोलते हैं, पीएफ स्टडी भी बोला जाता है। तो ये पीएफ स्टडी जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, रोजनस्वाइग के द्वारा। दिस टेस्ट असेस हाउ इंडिविजुअल एक्सप्रेस एग्रेशन व्हेन फेस्ड विद फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। अब इस टेस्ट में क्या दिखाया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे एक्सप्रेस करता है अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को, वो भी क्या डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है, और वो भी कैसी गुस्सा दिला देने वाली सिचुएशंस में। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, द टेस्ट यूज अ सीरीज ऑफ कार्टून लाइक पिक्चर्स शोइंग वन पर्सन फ्रस्ट्रेटिंग अनदर or highlighting a frustrating condition. The subject is asked to describe what the frustrated person say or do। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। किस टाइप की पिक्चर्स होती हैं, वो कार्टून लाइक पिक्चर्स होती हैं। और इसमें इन पिक्चर्स में क्या होगा कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर क्या दिखा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है या गुस्सा दिखा रहा है। तो जिसे वो कार्ड दिखाया जा रहा है ना, तो उसे क्या करना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि जो वो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है वो अब उसे क्या बोलेगा या वो क्या कर सकता है, ठीक है। देखिए जैसे इस टाइप का है कि कोई भी इंडिविजुअल है और ये कोई अफसर लगा लो या एम्प्लॉय लगा लो, क्या कह रहा है, सॉरी बट आवर कोटा क्या है, फुल हो चुका है। तो इस सामने वाले को गुस्सा आएगा ना, तो इसको क्या करे, कोई पर्सन डिस्क्राइब करे कि अब ये इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल को क्या बोलने वाला है। अब अगला देखिए कौन सा है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। अब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या रहता है, दिस टेस्ट यूजेस अ सीरीज ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दैट द सब्जेक्ट मस्ट फिनिश। अब इसमें क्या, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को और उसे क्या करना है, उसे पूरा करना है। वो टेस्ट कैसे रहता है, इस टाइप का रहेगा, जैसे कि प्लास्टिक डिसीज लुक, आपको क्या करना है इसमें, इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। प्लास्टिक डिसीज डू नॉट फिट, आपको क्या करना है, इसे फिल करना है। तो इनके बिहाफ पर जो आप रिस्पॉन्स करेंगे या जो आप आंसर करेंगे, इनके बिहाफ पर क्या
आपका पर्सनैलिटी को बताया जाएगा। It is believed that the ending provide reveal the subject's underlying attitudes, motivation and conflict। जो आप रिस्पॉन्स करेंगे उससे क्या पता चलेगा, आपके एटीट्यूड के बारे में पता चलेगा, आपकी मोटिवेशंस के बारे में पता चलेगा और किसके बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता चलेगा। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें, एक माई फादर माई ग्रेटेस्ट फियर, द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर, आई एम प्राउड ऑफ। तो इनको जो फिल करेगा, अगर वो डैड के बारे में या अपने फादर के बारे में अच्छा लिख रहा है तो आप ये जान सकते हैं कि उसके घर में किस टाइप का क्या पेरेंटिंग स्टाइल हो सकता है, जैसे कि ऑथोरेटिव होगा या ऑथोटेरियन होगा या परमिसिव होगा या नेग्लेक्टफुल रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं। अगला देखिए कौन सा है, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ठीक है, तो ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट में क्या होता है, अ सिंपल टेस्ट वेयर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर followed by a drawing of a person of the opposite sex. Finally, a story about the characters. क्या दिया जाएगा, किसी भी इंडिविजुअल को ब्लैंक शीट दी जाएगी और उसे क्या बोला जाएगा, आपके अपोजिट सेक्स, अगर कोई क्या है फीमेल है तो उसे क्या बनाना है, मेल बनाना है, और अगर कोई मेल है तो उसे क्या बनाना है, फीमेल को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, एक पर्सन को ड्रॉ करना पड़ता है और फिर उसके बारे में क्या, स्टोरी, फाइनली स्टोरी अबाउट द कैरेक्टर, जो आपने कैरेक्टर बनाया है उसके बारे में स्टोरी बताई जाएगी। जैसे कि ये है, ये किसके द्वारा, जेन के द्वारा बनाया गया, और ये किसके द्वारा, मैट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब इन जो आपने पिक्चर्स बनाई या जो पर्सन ड्रॉ किया है उसके बिहाफ पर ही क्या, जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपके पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताएगा। अब देखिए जैसे कि पहला क्या है, ओमिशन ऑफ फेशियल फीचर्स सजेस्ट एन अटेम्प्ट टू इवेड कॉन्फ्लिक्ट्स रीडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर क्या आप जो है उसके फेशियल फीचर्स को क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, जो आपने पर्सन ड्रॉ किया उसके फेशियल फीचर्स को आपने नजरअंदाज किया, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि आप जो रिलेशनशिप्स में क्या रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, उनसे क्या बचना चाहते हैं या उनसे दूर रहते हैं। अगला क्या है, ग्राफिक एम्फेसिस ऑन द नेक। अगर क्या आपने किस पे ज्यादा ध्यान दिया है, उस पर्सन की नेक पे ज्यादा ध्यान दिया है, तो इससे क्या पता चलेगा, सजेस्ट ए लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सिस, क्या आपका कंट्रोल नहीं है किस पर, अपने इम्पल्सिस पर। अगला देखिए क्या है, डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज हेड। अगर आपने क्या किसी भी पर्सन का लार्ज हेड बनाया है तो इससे क्या पता चलेगा, सजेस्ट पोटेंशियली ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज और प्री ऑक्यूपेशनल विद हेडेक्स। क्या, या तो आपको क्या रहता है, हेडेक्स ज्यादा रहता है, तब आपने क्या बड़ा किसी भी पर्सन को ड्रॉ में हेड बड़ा बनाया है, या क्या है आपको कोई ब्रेन डिजीज हो सकती है। अब क्या कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में कुछ लिमिटेशन टाइप में है। While these techniques are used for understanding deep-rooted emotion complex and conflicts, they require sophisticated skills, specialized training to interpret, and they often face challenges regarding the reliability of scoring and validity of interpretation। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किस चीज में यूज की जा रही हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए किस चीज को, इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस को या कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज हुआ अंडरस्टैंड करने में हमारी इमोशनल कॉम्प्लेक्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को, पर क्या जो इनको जो हमने क्या रिस्पॉन्स दिए उनके लिए जो साइकोलॉजिस्ट चाहिए वो कैसे चाहिए, स्पेशलाइज्ड चाहिए। मतलब उन्हें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे क्या हो, वैलिडिटी बनी रहे और क्या बनी रहे, रिलायबिलिटी बनी रहे। अब अगला देखिए क्या है, बिहेवियर एनालिसिस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स
सबसे पहले हमने पढ़ा सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। उसके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बाद हमने क्या पढ़ेंगे अब? बिहेवियरल एनालिसिस के बारे में। सर्व एज ए मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब इसमें भी क्या किया जाता है? पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किस चीज के बिहाफ पे? ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे, या बिहेवियर अक्रॉस वेरियस सिचुएशन, कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। दिस अप्रोच रिलाइज ऑन रिपोर्ट्स derived from interviews, observation, rating, nomination and situational test। अब क्या किसी के भी बिहेवियर को जानने के लिए किन किन मेथड्स का या अप्रोचेस का यूज किया जाएगा? इसमें इंटरव्यूज का यूज किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज किया जाएगा, रेटिंग का यूज किया जाएगा, नॉमिनेशन का यूज किया जाएगा, और नेक्स्ट कौन सा है? सिचुएशनल टेस्ट के यूज किया जाएगा। तो आइए सभी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है? इंटरव्यू। इंटरव्यू आपने पता भी होगा कि इंटरव्यू में क्या होता है। दिस इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द पर्सन बीइंग असेस्ड टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा? डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा किसी भी साइकोलॉजिस्ट का किसी भी इंडिविजुअल से, और उसमें क्या किया जाएगा? क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर्सन से। क्या किया जाएगा? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये दो टाइप का रहेगा। इंटरव्यू दो टाइप का रहता है, एक तो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है और दूसरा कौन सा है? स्ट्रक्चर्ड। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या रहता है? द इंटरव्यूअर आस्क वेरियस क्वेश्चंस टू द develop an impression of the person focusing on how the individual present themselves and respond। सबसे पहले इसमें क्या है? अनस्ट्रक्चर में क्या, जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो क्या पूछेगा? बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ वेरियस क्वेश्चन पूछेगा। किस चीज के लिए? डेवलप्ड एन इंप्रेशन के लिए, ऑफ द पर्सन के लिए। और किस चीज पे फोकस करेगा? उसके रिस्पॉन्स पे। ऐसे ही स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? दिस फॉलोज ए सेट प्रोसीजर विद स्पेसिफिक क्वेश्चन टू अलाउ फॉर ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल्स। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या रहता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी और का भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे भी क्या सेम क्वेश्चन पूछे। पर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या रहता है कि आपने एक पर्सन से अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो सेम क्वेश्चन, क्या डिट्टो क्वेश्चन अगले भी क्लाइंट से या अगले भी इंडिविजुअल से सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। Enhancement, the use of rating scales can improve the objectivity of this evaluation। अगर हम क्या इंटरव्यू में किस चीज का यूज करें? रेटिंग स्केल्स का यूज करें तो क्या इवेल्युएशन में क्या हमें मदद मिल सकती है। तो नेक्स्ट कौन सा है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या रहता है? अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर वेयर ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स मॉनिटर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर such as a clinical psychologist observing a client interaction with family members। अब ऑब्जर्वेशन में क्या रहता है कि कोई भी क्या रहेगा? ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट रहेगा और वो किसी भी इंडिविजुअल को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, उसके बिहेवियर को, उसके इमोशंस को, एवरी स्टेप को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्या करता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है अपने किसी भी क्लाइंट के साथ क्या करते हुए? इंटरेक्शन करते हुए, या वो जो क्लाइंट है वो इंटरेक्शन कैसे करता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अब लिमिटेशंस क्या है इस चीज की? ऑब्जर्वेशन की, इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू कलेक्ट यूजफुल डाटा। सबसे पहले क्या कि जो डाटा कलेक्ट करने वाला है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसे क्या होना चाहिए? प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए, ताकि जो वो डाटा कलेक्ट करे वो क्या हो? यूजफुल हो। अगला क्या है? द साइकोलॉजिस्ट मैच्योरिटी इज ए प्री कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड डाटा। जो साइकोलॉजिस्ट है, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसे क्या मैच्योर होना पड़ेगा इस चीज के लिए? वैलिड डाटा को, इस चीज के लिए वैलिड डाटा लेने के लिए। अगला क्या है? द ऑब्जर्वर्स प्रेजेंस एज ए स्ट्रेंजर में
contaminate the result by influencing the subject behavior। अब क्या है कि अगर जो ऑब्जर्व करने वाला है, अगर वो क्या करे, जिस इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो उसे जानता है तो क्या हो सकता है, बायस हो सकता है। कौन? ऑब्जर्वर। अगला कौन सा है? बिहेवियरल रेटिंग्स। अब इसमें क्या होता है, ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल सेटिंग्स। इस टेस्ट का यूज किसमें किया जाता है? मैक्सिमम इंडस्ट्रियल में और एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज किया जाता है। दीज रेटिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल हु नो द एसेसिस वेल एंड हैव ऑब्जर्व देम ओवर टाइम। इसमें क्या है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट को बोला जाए कि आप अपने किसी भी दोस्त के बारे में क्या करना है, आपको रेटिंग देनी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बिहेवियर रेटिंग। क्योंकि क्या वो बच्चा या वो उसका जो दोस्त है उसे काफी लंबे टाइम से जानता है, उसके बिहेवियर को उसने देखा है। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल को क्या ऑब्जर्व किया जाता है ओवर टाइम और फिर उसे क्या रेटिंग करने के लिए बोला जाता है। इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, किसकी? बिहेवियर रेटिंग्स की। हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या रहता है? रेटर्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेट विच देन कलर्स देयर ओवरऑल जजमेंट। क्या हेलो इफेक्ट का मतलब है कि अगर जो रेट करने वाला है किसी भी इंडिविजुअल को, अगर उसे कोई क्या मिल जाए, एक सिर्फ एक ट्रेट जो उसके लिए क्या हो, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, तो वो उसकी रेटिंग को क्या या तो घटा ही देगा या बढ़ा ही देगा। अगर जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, अगर रेटर को क्या ट्रेवल करना पसंद है और इसको भी क्या हुआ, ट्रेवल करना पसंद हुआ, तो दोनों को क्या ट्रेड सिमिलर हो गए, तो इसने क्या किया, रेटर ने क्या किया, ऑब्जर्वर को पूरे 10 रेट दे दिया। अगर क्या ऐसे ही रेटर को क्या करना पसंद था, ट्रेवलिंग करना पसंद था, पर ऑब्जर्वर को ट्रेवलिंग करना पसंद नहीं था, ठीक है, तो इस किसने, रेटर ने क्या किया, इसको -5 दे दिया रेट, या 5 दे दिया, या सिर्फ 0 ही दे दिया। तो सिर्फ एक ट्रेट के बिहाफ पे जो या तो फेवरेबल था या अनफेवरेबल था, इसके बिहाफ पर ही क्या उसने उसको रेट कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, हेलो इफेक्ट बोलेंगे। अब रिस्पॉन्सेज भी क्या हो सकते हैं, बायस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि कोई दो दोस्त है, ठीक है, दो टू फ्रेंड्स है कोई भी, उन दोनों को बोला जाए कि क्या आप दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को रेट करना है। तो सीधी सी बात, अगर ये दोनों दोस्त है आपस में अच्छा जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, दोनों को अच्छी रेटिंग ही देंगे। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रेट किया, तो ये क्या हो गया, बायस हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में क्या रहता है, this peer assessment method involves asking members of a group to choose one or more people with whom they would like to study, work, play or participate in activities। नॉमिनेशन का मतलब क्या है, चुनाव करना। तो आपको क्या दिया जाएगा कि किसी भी एक इंडिविजुअल को बोला जाएगा कि आप किसी भी एक को या किसी भी एक से ज्यादा इंडिविजुअल को चुन सकते हैं जिसके साथ आप क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेशन वही होता है। एनालिसिस क्या रहेगा, द चॉइसेस एंड द रीजंस प्रोवाइडेड फॉर देम आर एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। और अगर क्या नॉमिनेशन में उनसे पूछा जाए, रीजन पूछा जाए कि आपने इसी को क्या नॉमिनेट क्यों किया है, तो उसके रीजन से पता चलेगा हमें किसके, उस इंडिविजुअल के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और उसकी बिहेवियर क्वालिटीज के बारे में। लास्ट देखिए कौन सा है, सिचुएशनल टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टेस्ट है सिचुएशनल टेस्ट। इसमें क्या रहता है, दिस टेस्ट इवेलुएट हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव्स अंडर स्पेसिफिक ऑफन स्ट्रेसफुल कंडीशन। इसमें क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है किसी भी स्ट्रेसफुल या किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में। आपको कोई कंडीशन दे दी जाए और उसमें आप कैसा बिहेव करेंगे, तो वो क्या है, सिचुएशनल टेस्ट। एग्जांपल देखिए,
अ कॉमन टाइप इज द सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। क्या एक स्ट्रेस टेस्ट है? वेयर अ पर्सन परफॉर्म्स अ टास्क विद अदर हु आर इंस्ट्रक्टेड टू एक्ट इन अ नॉन कोऑपरेटिव एंड इंटरफेयरिंग मैनर। क्या कि किसी भी इंडिविजुअल को क्या दिया गया, एक पार्टनर दिया गया, ठीक है, और सिचुएशन क्रिएट की गई कि ये पार्टनर क्या कर रहा है, इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। The individual is observed during this role playing exercise to assess their behavior response। तो अब क्या, इस पार्टनर की वजह से जो क्या नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल कैसा रिस्पॉन्स करेगा, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, ठीक है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। आज आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।